Welcome everyone, welcome back to my channel. Today we're going to discuss about characteristics of modern drama, unit number 39070. So let's discuss it. इंट्रोडक्शन है कि ड्रामा जो है एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर है जो कि meant for performance. Dates back to ancient Greece and include notable playwrights like Shakespeare, Sophocles, writer Christopher Marlowe वगैरह जो थे वो बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे. क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी और उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिली लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई उनकी पॉपुलैरिटी ओवर टाइम. उनकी पॉपुलैरिटी जो थी वो डिपेंड करती थी अवेलेबिलिटी ऑफ थिएटर और ऑडियंस पे. 19th सेंचुरी के बाद उनको बहुत बड़े डिक्लाइन का सामना करना पड़ा लेकिन फिर लेट 19 और अर्ली 20 सेंचुरी के जो राइटर्स थे यानी हेनरी गिब्सन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ओनील, तो ये जो राइटर्स थे इन्होंने अपने काम से एक न्यू फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाई जो कि मॉडर्न ड्रामा कहलाई. इन राइटर्स ने अपना फोकस शिफ्ट किया किंग्स से हीरोज की तरफ. किंग्स और हीरोज से रहकर ऑर्डिनरी पीपल की तरफ इन्होंने अपना फोकस किया और जो कि रियल लाइफ स्ट्रगल को फेस कर रहे थे. ठीक है, ये जो पीरियड था लिटरेचर का इट ऑफन रिफ्लेक्टेड सोसाइटल चेंजेस और अलाइनेशन जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सामने आई. ठीक है, मॉडर्न ड्रामा जो है इसकी शुरुआत की थी हेनरी गिब्सन ने अपने ड्रामा अ डॉल हाउस से 1879 में जो कि पब्लिश हुआ था, जो कि चैलेंज और ट्रेडिशनल आइडियाज को सेंटर्ड एक अपर क्लास हाउसवाइफ थी उसकी स्ट्रगल्स पे मद्देनजर था वो ड्रामा अ डॉल हाउस. और उससे पहले वो इस टाइप का ड्रामा कभी भी लिखा नहीं गया था. वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कि एक आम इंसान को किस तरह के साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, क्वेश्चनिंग सोसाइटल नॉर्म्स वगैरह को और एक्सपेक्टेशंस को उसमें बयान किया गया था. एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा क्या है? ड्रामा जो है ओपन एसोसिएटेड विद एक्शन. कहा जाता है कि ड्रामा जो है ना वो एसोसिएट किस चीज़ से होता है? एक्शन से. लेकिन हर एक्शन ड्रामा नहीं होता. क्लियर? कोई भी इवेंट जो कि ड्रामा कंसिडर किया जाए इट मस्ट कंटेन एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, एक्सैजरेशन और एबनॉर्मेलिटी जो कि हाईलाइट करे किसी इंपॉर्टेंट इशू को. ठीक है ना, ड्रामा जो है वो यूनिक है अमंग लिटरेरी फॉर्म क्योंकि इसमें इसका प्राइमरी जो मकसद होता है वो होता है परफॉर्मेंस. किरदारों और एक्शंस को यूज़ करके उनके कम्युनिकेशन को यूज़ करके जो मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है मेन पर्पस उसका ये होता है. ये क्योंकि जो ड्रामा है ये मिरर कराता है रियल लाइफ को. इस वजह से जो ड्रामा के व्यूअर्स हैं वो एंगेज ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं ड्रामा के साथ और उनको अपने एक्सपीरियंसेस के साथ वो रिलेट कर पाते हैं. क्लियर? उसके बाद है थिएटर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. एंटरटेनमेंट जो है ना वो इज़ अ की पर्पस ऑफ ड्रामा लेकिन मॉडर्न ड्रामेटिस्ट टुक इट फर्दर बाय एक्सपोजिंग हार्ड सोसाइटल रियलिटीज. ठीक है, मॉडर्न ड्रामाटिस्ट जो थे ना वो क्या करने लगे कि वो हार्श रियलिटीज को दिखाना शुरू कर दिया क्योंकि ड्रामा इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज. जो पहले प्ले राइट्स थे, शुरू के प्ले राइट्स जो थे वो हाईलाइट करते थे इश्यूज इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का, क्लास डिवीजन का, नेशनलिज्म का. ठीक है, और ये वाली जो मूवमेंट इसको क्या कहा गया था? रियलिज्म. ठीक है, जिसने बहुत सारे चैलेंजेस जो कि जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस एग्जिस्ट करते थे नॉर्म्स के और इट सजेस्ट अल्टरनेटिव्स ऑफन थ्रू सटायर, मोरल क्रिटिक और इम्प्लिसिट मैसेजिंग. ठीक है, फिर अर्ली मॉडर्निस्ट जो ड्रामाटिस्ट है ना वो नॉट ओनली क्वेश्चन सोसाइटल कन्वेंशंस, वो ना सिर्फ सवाल करते थे बल्कि ट्रेडिशनल ड्रामा को रिफॉर्म करने में भी बहुत बड़ा उनका किरदार अदा करे थे. इन्होंने रिजेक्ट किए प्रिडिक्टेबल प्लॉट्स और एग्जैजरेटेड स्टोरी टेलिंग को फेसिंग इनिशियल रेजिस्टेंस बट इवेंचुअली शेपिंग मॉडर्न थिएटर. ओके, जो नोटेबल फिगर्स थे इसके वो थे हेनरी गिब्सन, जॉर्ज बर्नार्ड शो, ऑगस्ट एंड एंटन, जिन्होंने बहुत अच्छे किरदार अदा किए इस ड्रामे की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. इब्सन और शो का जो फोकस होता था वो होता था सोशल और साइकोलॉजिकल थीम्स पे, जबकि स्टेनबर्ग का होता था ड्रीम लॉजिक पे. एंटन ने क्या किया था? एंटन शेखोव ने कि इसने रिप्लेस किया था ग्रैंड स्टोरी को सटल रियलिज्म से. द इंडिपेंडेंट थिएटर मूवमेंट नेचुरलिज्म, इसमें क्या
इसका बिलीव किस चीज़ पे रूटेड था? इवेंट्स जो कि नेचुरल लॉ के बेस पे होते हैं। यानी ये मर्ज हुई थी 19 सेंचुरी में और ये अपोज़िट थी रियलिज़्म और स्पिरिचुअलिज़्म के। इसका एम्फसाइज़ किस चीज़ पे होता था? रियलिज़्म पे, उसके ऑब्जेक्टिविटी पे, ठीक है? और इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन्स थ्योरी। डार्विन्स क्या कहता था कि नेचुरलिज़्म जो है वो पोर्ट्रेट करती है ह्यूमन बिहेवियर को, जो कि उसकी हेरिडिटी को शेप देते हैं। और उसका कहने का मतलब ये था कि जो नेचुरलिज़्म है ना, वो इंसान का बिहेवियर बताती है, जो कि शेप दिया गया होता है हेरिडिटी से, सोशल फैक्टर्स और एनवायरनमेंट से, ना कि सुपरनैचुरल फोर्सेस से। 3 प्रिंसिपल इसके कौन-कौन से लिटरेरी या नेचुरलिज़्म के? डिटर्मिनिज़्म, डिटैचमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी। डिटर्मिनिज़्म क्या है कि इवेंट्स जो कि फॉलो करें कॉज़ एंड इफेक्ट पैटर्न को। और डिटैचमेंट यानी राइटर जो है वो रियलिटी को प्रेज़ेंट करें, ना कि किसी पर्सनल बायस को, कि एक तरफ़ा स्टोरी ना हो, कुछ रियलिटी बेस्ड हो। और इसका ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि रियलिटी जो है वो एग्ज़िस्ट करे इंडिपेंडेंटली ऑफ इंडिविजुअल परसेप्शन। क्लियर? नेचुरलिज़्म जो है ना, उसका इन्फ्लुएंस होता था ड्रामा पे बाय फोकसिंग ऑन रियलिस्टिक ह्यूमन स्ट्रगल्स। यानी जो फिर जो थिएटर लाइक एंड्रे एंटनी थिएटर था ना पेरिस में, और ये कुछ नेचुरलिस्ट प्लेराइट्स के थिएटर बन चुके थे। सेंटर फॉर नेचुरलिस्ट प्लेराइट्स। ओके। अब मॉडर्न एक्टिंग क्या थी कि ड्रामा जो है इंस्पायरेबल है फॉर्म परफॉर्मेंस एंड एज ड्रामा। मॉडर्न ड्रामा जो इवॉल्व हो गया था, और इसमें जो एक्टिंग थी ज़ाहिर है वो भी चेंज हुई। अर्ली एक्टिंग जो थी वो थिएट्रिकल और एग्जैजरेटेड थी, जबकि नेचुरलिस्ट थिएटर जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए रियलिज्म पे। और कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लवास के रेवोल्यूशनाइज्ड स्टेज क्राफ्ट बाय यूजिंग ऑथेंटिक प्रॉप्स, encouraging एक्टर्स टू परफॉर्म नेचुरली। ठीक है? और पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ एक ही जो एक्टर होता था वही होता था, वो सारे के सारे एक्ट्स कर रहा होता था। लेकिन इसमें क्या किया उन्होंने, प्रॉप्स भी यूज़ किए, डिफरेंट एक्ट्रेस को भी यूज़ किया परफॉर्मेंस को रियल दिखाने के लिए। और मेलोड्रामेटिक जेस्चर जो थे और आर्टिफिशियल डिलीवरी को बिल्कुल ही अवॉइड किया। दूसरी डेवलपमेंट क्या की कि इंसेम्बल एक्टिंग को चेंज किया, और जॉर्ज टू ने डिफरेंट एक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया। यानी कोई एक रोल सिर्फ एक इंसान करे और हर रोल अलग-अलग इंसान प्ले करे। मॉडर्न ड्रामा जो था इज़ अ मार्क्ड टर्निंग पॉइंट फॉर फीमेल एक्टर्स। पहले क्या होता था, सिर्फ एक मेल एक्टर अगर परफॉर्म कर रहा है ना, तो वही सारी फीमेल की भी एक्टिंग कर रहा है, और वो तो इन्होंने मॉडर्न ड्रामा में फीमेल एक्ट्रेसेस को भी चांस मिला उनको भी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी ना, ये एक्टिंग में मॉडर्न ड्रामा की वजह से आई। इसकी वजह से मॉडर्न ड्रामा जो था वो ज़्यादा रियलिस्टिक, एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल बन गया। और इसने जो मौजूदा ज़माने के थिएटर्स हैं उसकी परफॉर्मेंसेस को भी आज भी उसका असर नज़र आता है मॉडर्न ड्रामा का। फिर मॉडर्न ड्रामा फ्रॉम रियलिज्म टू एस्थेटिसिज्म एंड सिंबलिज्म। 19th सेंचुरी में जो था मॉडर्न ड्रामा ऑफन रिफ्लेक्टेड सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, फोकसिंग मोर और मोर मोरल लेसन देन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ठीक है? लेट 19th सेंचुरी में मॉडर्न ड्रामा का जो ज़्यादातर फोकस होता था वो होता था सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पे, जो कि मोरल लेसन और इन चीज़ों पे फोकस होता था। While it depicted real life problems, literature is not just about realism. It should also prioritize artistic beauty. Clear? कि जो थिएटर है ना, ये जो ड्रामा है, ये सिर्फ और सिर्फ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक ब्यूटी भी होनी चाहिए। लिटरेचर में, ड्रामा में कुछ आर्टिस्टिक ब्यूटी भी होनी चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, ना सिर्फ रियलिटी। तो इस लेक ऑफ एस्थेटिक अपील लेड टू अ शिफ्ट फ्रॉम आर्ट फॉर लाइफ टू आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। ठीक है? ये शिफ्ट आया इसमें। फिर एस्थेटिज्म क्या है? एस्थेटिसिज्म जो थी ये मूवमेंट में जो वॉल्टर पेटर थे ना, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में, और इसका एम्फसाइज किस चीज़ पे होता था? ब्यूटी पे होता था, ना कि मीनिंग पे। इस मूवमेंट के जो चैंपियंस थे वो थे ऑस्कर वाइल्ड, एसी स्विनबर्ग एंड डीजे रोजेटी। और बाद में ये जो मूवमेंट थी ये रिजेक्ट हो गई थी इसके डीपर थीम्स की वजह से, और इस वजह से इसको नाम दिया था द डिकेडेंट मूवमेंट। सिमिलरली सिंबलिज्म जो थी वो इमर्ज हुई थी रिस्पॉन्सिबल टू रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म।
ये डीपर मीनिंग को, इमोशनल सिग्निफिकेंस और कैरेक्टर एक्शन और सेटिंग को बयान करती थी। इसमें टेक्निक्स यूज़ की जाती थी जो कि ड्रामाटिस्ट को अलाउ करती थी कि वो क्रिएट करें लेयर्स ऑफ मीनिंग और आर्टिस्टिक इम्पैक्ट को, एक ड्रामा को खूबसूरत और मीनिंगफुल दिखाने के लिए। और इस दौर के जो मॉडर्न ड्रामेटिस्ट थे वो ये थे, ऑस्कर वाइल्ड थे, जॉन थे, हार्ले, फिर जॉन एंड जेम बैरी एंड डब्ल्यू बी ईस्ट। ओके, अवेंट ग्रेड मूवमेंट क्या थी थिएटर में कि इस जो अर्ली 20th सेंचुरी थी ना उसमें एक्सपेरिमेंटल मूवमेंट दिखाई जा रही थी, यानी कि जैसे फ्यूचरिज्म थी, डेडिज्म एंड सरिलिज्म। तो ये सारी जो थी ये रेवोल्यूशनाइज थी मॉडर्न ड्रामा में। इन्हीं से मॉडर्न ड्रामा दोबारा से रिवाइव हुआ था। फ्यूचरिज्म क्या थी कि इसका ज़्यादा इम्ब्रेस करती थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, डायनामिज्म को और इनोवेशंस को, और रिजेक्ट करती थी ट्रेडिशनल पास्ट के जो ट्रेडिशंस थे। डैडाइज्म क्या करती थी कि इस चैलेंज करती थी ट्रेडिशनल आर्ट को, ह्यूमर, अब्सर्डिटी और स्पॉन्टेनिटी को दिखाया जाता था ओवर एस्थेटिक अपील। ओके, सरियलिज्म कौन सी मूवमेंट थी? एक्सप्लोर करती थी सबकॉन्शियस माइंड को थ्रू ड्रीम लाइक इमेजरी, इलॉजिकल जक्सटापोजिशंस और अनएक्सपेक्टेड सीन्स से। नेक्स्ट क्या है? पॉलिटिकल थिएटर था एंड बर्शिट्स एपिक थिएटर। एपिक थिएटर जो था वो इमर्ज हुआ पॉलिटिकल क्लाइमेट की रिस्पॉन्स में मिड 20th सेंचुरी में, जो कि ट्रेडिशनल ड्रामा से बिल्कुल मुख्तलिफ था। विच इमर्सेस द ऑडियंस इन द स्टोरी। एपिक थिएटर एम टू मेक व्यूअर क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन सोसाइटी। पहले क्या होता था कि ऑडियंस पे स्टोरी लिखी जाती थी, लेकिन एपिक थिएटर में स्टोरीज लिखी जाती थी ऑडियंस को इम्पैक्ट करने के लिए। बर्टोल्ट का था कि बर्शर्स अलाइनेट इफेक्ट्स prevented emotional attachment to character by using techniques such as breaking the fourth wall, यानी जो एक्टर्स परफॉर्म कर रहे होते थे डायरेक्टली ऑडियंस से, उस चीज़ को उन्होंने ब्रेक किया कि ड्रामा में जस्ट एक्टिंग होगी, ऑडियंस से कोई भी डायरेक्टली स्पीक नहीं कर सकता। फिर एक्टर प्लेइंग मल्टीपल रोल्स, तो ये चीज़ उन्होंने बर्डशिट ने चेंज की कि जो एक्टर है ना वो एक एक्टर जस्ट एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर प्ले करेगा, बाकी के कैरेक्टर्स बाकी के लोग प्ले करेंगे। तीसरा था विजिबल सेट चेंजेस एंड लाइटनिंग इफेक्ट के, उन्होंने विजिबली जो सेट्स था, थिएटर था, उसको बिल्कुल काफ़ी सारी चेंजेस की, उसमें लाइटनिंग चेंजेस की। यूज द नरेशन, उन्होंने ऐसी नरेशन को यूज़ किया जो कि हिस्ट्री के बिल्कुल पैरेलल हो, जो हिस्टोरिकल कमेंट्स थे उनके बिल्कुल पैरेलल हो, उनकी कमेंट्री इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए। पर्शिट के जो प्ले थे सच एज मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, और ये कुछ प्लेस थे जिन्होंने हिस्ट्री को क्रिटिक किया था मॉडर्न सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज पे। उनका जो थिएटर था ना वो कॉम्बिनेशन था सिंप्लीफाइड सेट डिज़ाइन, और उन्होंने सिलेक्टिव रियलिज्म इन कॉस्ट्यूम, कॉमेडिक एलिमेंट वगैरह, इन सब चीज़ों को कंबाइन करके उन्होंने अपने थिएटर को प्रेजेंट किया था ऑडियंस को इंकरेज करने के लिए। फिर एपिक थिएटर में क्या था कि एपिक थिएटर एक्टिंग वाज मेंट टू हाईलाइट चॉइसेस रादर देन फुल्ली बिकम द कैरेक्टर। एपिक थिएटर में क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ चॉइसेस हाईलाइट की जाती थी, ना कि सिर्फ पूरे का पूरा कैरेक्टर ही बनना। वो सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी चॉइस ही हाईलाइट करते थे। इस टेक्निक्स को कहा जाता था जेस्टर्स निकला है ये, और इसका एम्फसाइज होता था सोशल कमेंट्री, कल्चरल रिन्यूअल इन आयरलैंड एंड यूएस। मॉडर्न ड्रामा का जो इंक्रीजिंगली एम्फसाइज बढ़ रहा था वो था कल्चरल आइडेंटिटी पे। आयरलैंड और यूएस जो थे वो सिग्निफिकेंटली एफर्ट कर रहे थे अपने अपने जो कल्चर रूट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए थ्रू देयर राइटिंग्स। द अबे थिएटर एंड द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल, ये जो 1904 में बे जो था इन डबलिन फाउंड हुआ, जिसने बहुत क्रूशल रोल प्ले किया, बहुत सारे राइटर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया था अपनी राइटिंग को दिखाने के लिए। फिर जेम्स साइंस जो थे ये कदर में मेजर प्ले राइट हैं जो कि मिस्टिकल असेस ऑफ आयरिश लिटरेचर और एंड इंटेलेक्चुअल ड्रामा ऑफ हेनरिक इब्सन और बर्नार्ड शॉ, इन दोनों से मुख्तलिफ सोचते थे। इनका जो प्ले था ना राइडर टू दी सी, ये जो प्ले था उनका, ये बेस था उनका एक्सपीरियंस जो कि एरन आइलैंड में हुआ था, मास्टरफुली यूज्ड हिबर्नो इंग्लिश एंड रीमेन अ क्लासिक ऑफ द आयरिश लिटरेचर रिनाइसेंस। ठीक है, ये क्लोजली लिंक्ड था
राइजिंग आयरिश नेशनलिज्म, और इसमें जो राइटर्स इंक्लूड थे वो थे ओलिवर एस.टी. जॉन और जेम्स जॉयस। ओके, फिर सेंट्रल थीम ऑफ राइडर टू दी सी क्या था? लाइफ एंड डेथ, ट्रेडिशन एंड द मॉडर्नाइजेशन, क्रिश्चियनिटी एंड द paganism. The Provincetown player and American drama. In the United States, the Provincetown player helped shape modern American drama. This theater group support new playwrights like Suzanne and Eugene O'Neill. ठीक है, फिर सुजीन ग्लासपल कौन थी? इन्होंने 15 प्लेज लिखे थे और सोशल इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि जेंडर एंड एथिक्स, और इनका जो ट्रिपल प्ले था जो कि 1916 में पब्लिश हुआ, वो इनका एक क्लासिक ऑफ अमेरिकन थिएटर कंसीडर किया जाता है, जिसकी वजह से और उसके बाद उनको एक पुलित्जर प्राइज भी मिला था, जो कि एलिसन्स हाउस उनका प्ले था, 1930 में पब्लिश हुआ, उसकी वजह से उनको ये प्राइज मिला था, और जो कि आज भी बहुत जानी मानी फीमेल राइटर मानी जाती हैं। और यूजीन ओनील कौन थे? कि ये एक रियलिस्टिक वर्नाकुलर स्पीच जो थी वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी अपने प्लेज में, जो कि डिपिक्ट करते थे मार्जिनलाइज कैरेक्टर्स और स्ट्रगल्स विद इनर कॉन्फ्लिक्ट और डिसइल्यूजनमेंट। ठीक है, इनका जो काम था वो एक्सप्लोर करता था डीप सोशल एंड पर्सनल थीम्स को, और ये ऑफन पोर्ट्रे करते थे ट्रेजेडी और खौफ, जो डेस्पेयर होता था, मायूसी होती थी उसको। नेक्स्ट है ट्रेजेडी एंड मेटा थिएटर इन अमेरिकन ड्रामा। अमेरिकन प्ले राइट्स होते थे यानी एडवर्ड एल्बी, आर्थर मिलर एंड टेनेसी विलियम्स, ये एक्सप्लोर करते थे ट्रेजेडी को इन एवरीडे लाइफ, एड्रेसिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पर्सनल स्ट्रगल्स। ओके, और एडवर्ड एल्बी क्या कहते हैं? नॉन फॉर द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड क्रिटिक अमेरिकन वैल्यूज। ओके, इनका थीम जो होते थे वो कौन से पोर्ट्रे करते थे? ये सोशल डिके, हाइपोक्रासी एंड एक्सिस्टेंशियल डेस्पेयर। आर्थर मिलर का फोकस होता था वर्किंग क्लास स्ट्रगल्स पे एंड द मोरालिटी ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, विद प्लेज लाइक डेथ ऑफ ए सेल्समैन, जिसने एक सोशली डीप क्रिटिक किया था। फिर टेनेसी विलियम कौन थे? फेमस थे अपनी स्ट्रीट कार नेम डिजायर एंड द क्लास मैनेजरी। ठीक है, ये जो कि ब्लेंड थी पोइटिक लैंग्वेज विद ड्रामेटिक इंटेंसिटी, और इसने एक्सप्लोर किए थे फ्लॉड कैरेक्टर्स इन साउथर्न गुथीक सेटिंग में। मेटा थिएटर और मेटा ट्रेजेडी में क्या होती है? मेटा थिएटर जो है वो रेफर करता है प्लेज जो कि हाईलाइट करते हैं ओन थिएट्रिकल नेचर, जैसे कि लुइजी पिरांडिलो एंड जीन जेनेट जॉनरा में लिखते थे मेटा थिएटर में। पिरांडेलो इनका एक प्ले है सिक्स कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर, 1921 में पब्लिश हुआ था, जिसने ब्लड लाइन जो थी ना बिटवीन फिक्शन और रियलिटी उसको एक्सप्लोर किया था। जबकि जेनेट्स का जो है दी बैल्कनी, ये 1956 में पब्लिश हुआ था, इसने स्टेरिलाइज किया था पावर स्ट्रक्चर थ्रू अ ब्रॉथल सेटिंग। ठीक है, क्रिटिक किया था एरिस्टोक्रेटिक ऑप्रेशन को फ्रॉम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। क्लियर? ये जो प्ले राइट थे ना, ये मेटा थिएटर को यूज करते थे सोशल स्ट्रक्चर और थिएट्रिकल कन्वेंशन से पूछते थे, सवाल पूछते थे। इनका जो इन्फ्लुएंस होता था मॉडर्न ड्रामा पे वो सिग्निफिकेंटली बढ़ता जा रहा था। वॉर, रेवोल्यूशन एंड डिप्रेशन 1914 to 1945, a literary impact. द ग्रेट वॉर 1914 से 18 तक हुई थी, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, डीपली अफेक्ट किया था वेस्टर्न सोसाइटी को, और इसका कल्चरल जो लिटरेरी चेंजेस थे ये बहुत ज़्यादा आए थे इसकी वजह से। स्पेशली जो ब्रिटेन के राइटर्स थे ना, उनमें बहुत सारे चेंजेस आए थे, वहाँ के सोल्जर्स में। वो लिटरेचर को यूज़ करने लग गए थे एज ए वॉर एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, सोसाइटल शिफ्ट एक्सप्रेस करने के लिए, साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स एक्सप्रेस करने के लिए। जो औरतें थी उन्होंने फिर मर्दों की गैर मौजूदगी में ना मर्दों वाले रोल निभाए उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, एंड वॉइस देयर एक्सपीरियंसेस। फिर जो लिटरेचर था वो उस टाइम पर एक प्रोटेस्ट का जरिया बन चुका था, रिफ्लेक्शन और अंडरस्टैंडिंग का जरिया बन गया हुआ था। ठीक है,
द रशियन रेवोल्यूशन 1917 जो थी, ये डिसरप्टेड ट्रेडिशन रशियन लिटरेचर, फोर्सिंग मैनी राइटर्स इनटू एक्साइल। ठीक है, इनको बहुत सारे राइटर्स को एक्साइल करना पे मजबूर कर रहे थे ये जो ट्रेडिशनल रशियन लिटरेचर था। ये जो पीरियड था ये इंस्पायर था कंट्रास्टिंग व्यूज अमंग इंटेलेक्चुअल, जैसे कि जॉर्ज बर्नार्ड शो ने सपोर्टेड बॉल्शविक्स, जबकि जो दूसरे जॉर्ज ऑरवेल थे ना, ये एक्सपोज करते थे इस टायरनी थ्रू डायस्टोपियन फिक्शन। ठीक है, द ग्रेट डिप्रेशन 1929 टू 39 ये ट्रिगर्ड हुई थी बाय द यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश। ओके, वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में भी क्रैश आया था, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर लिटरेचर जो थी वो इन सारी चीज़ों से स्केप का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन गई थी, लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। तो फिर ये लिटरेचर जो लिखा जाता था ना, ये रोमांटिसाइज किया जाता था, जो इसको रोमांटिसाइज किया गया था प्री डिप्रेशन टाइम से, यानी जो वर्ल्ड वॉर टू के पहले का टाइम था ना, जो बहुत ही सुकून का था, उस टाइम की जो राइटिंग वगैरह होती थी उसको लिखा जाता था ताकि लोग सुकून में आ सके। लैंगस्टन की हार्लम रिनाइसेंस फिगर हैं। इन्होंने ब्लैक अमेरिकाज की स्ट्रगल और कल्चरल रिचनेस को जो था अपनी पोइट्री, प्लेज और प्रोज में हाईलाइट किया था। इनका जो काम था ना, वो प्रोटेस्टेड रेशियल इनजस्टिस और क्रिटिक रिलीजियस हिपोक्रेसी, ये इनके काम से जाहिर होती थी। जोरा न्याले हर्स्टन जो थे एक और नोटेबल प्ले राइट है। इन्होंने कलरिज्म के थीम को एक्सप्रेस किया था, एक्सप्लोर किया था, और रेशियल आइडेंटिटी को, कि लोग जो है ना वो रंग के वजह से लोगों की इज्जत नहीं करते थे, कालों को। वैसे भी ब्लैक जो अमेरिकन हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ती है अब भी। So it was all about characteristics of modern drama, unit number 3. So if you like the video, please like, subscribe and share. Thank you so much for watching.